हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज का ये वीडियो सीटेट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। और ये एग्ज़ाम जो है वो 20 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो इसके पहले की वीडियो में हमने सीडीपी के क्वेश्चंस कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट होगा वो होगा 30 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमारा पहला जो प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। इसके ऑप्शन है भूमि में भराई, कंपोस्ट और कृमियों से खाद बनाना या भस्म करना। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो वायु प्रदूषण फैलाती है। तो भूमि की भराई है, ये इससे वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। कंपोस्ट भी वायु प्रदूषण में सहायक नहीं है। कृमियों से खाद बनाना, ये इससे भी वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है भस्म करना, ये आपका इससे वायु प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा होगा, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का या पुनः स्थापन का। तो बाढ़ काल से अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो स्थानीय लोग जो हैं वो इसका कारण कौन सा हो सकता है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। और ये 62 नंबर का है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें स्थानांतरण जो होता है वो दीर्घकाल से प्रभावित लोग जब अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर निवास करने लगते हैं तो उसे हम लोग स्थानांतरण बोलेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टैपियोका का दूसरा नाम है मूली, कप्पा, अदरक या शकरकंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है टैपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कप्पा जो है वो टैपियोका का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। सोम जैन, लिंग हू फेन, मापू टोफू या सुशी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिंग हू फेन। हांगकांग के लिए लोकप्रिय भोजन है। भोजन चैप्टर से आपके एक प्रश्न आना निश्चित है ईवीएस में, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। हांगकांग के लोगों का लोकप्रिय जो भोजन है वो लिंग हू फेन है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच और लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो यहाँ पे आपको पक्षी जो चैप्टर है, विभिन्न प्रकार के पक्षी वो किस प्रकार के घोंसले बनाते हैं, उनका भोजन किस हिसाब से होता है, कितनी उनकी दृष्टि है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसको एक बार अच्छे से इसका रिविज़न कर लें। तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है, तो हुक जैसी जो चोंच होती है वो मीट को काटने और खाने के काम आती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या भेलपूरी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भोजन है, कौन सा ऐसा व्यंजन है जो शीघ्रता से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे भेलपूरी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। भेलपूरी जो है वो शीघ्रता से तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। मध्य प्रदेश की है, उड़ीसा की है, गुजरात की है या फिर महाराष्ट्र की है। तो पट्टचित्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पे पट्टचित्र की जो कला है वो परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। उड़ीसा जो है यहाँ पे पट्टचित्र की कला यहाँ के लिए फेमस है। फिर अगला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया है और उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू या ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है।
तो यहाँ पे ब्रोकाली, स्ट्रॉबेरी और नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा और कोई भी चिकित्सक होगा वो इन सभी भोजन को करने का परामर्श देगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में झूम की खेती की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड? तो जो झूम की खेती है वो पूर्वी इलाकों में ये बहुत सामान्य है। यहाँ पे जो पूर्वी इलाकों में मिजोरम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में झूम की खेती जो झूम की खेती की प्रथा है वो सामान्य है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। तो यहाँ पे पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी। तो यहाँ पे बिहू आ गया है, सीधे पूर्वी राज्य हो गया। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। तो जिन जिन विकल्पों में आपको बिहू दिख रहा हो उसे आप सीधे तौर पे गलत मान लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड विकल्प जो है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध त्यौहार है जो फसल काटने के पूर्व मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, और मिट्टी और पत्थरों से। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो वर्ली जनजाति है ये किस लिए फेमस है, या जो किस वर्ली जनजाति में कौन कौन सी चीज़ों, जो आर्ट है इसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो वर्ली जो जनजाति या वर्ली आर्ट जो है वो गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और दूसरा है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पंडुचेरी से सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी। इसमें आपको बताना है कि भोपाल में है, ठीक है, तो उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। तो हमें गैंगटॉक से पुडुचेरी की स्थिति बतानी है। तो यहाँ पे जो 73 का करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? सीक पर बत्तख, पिनटेल डक जिसे कहते हैं, छोटी मत्स्य कुररी ऑस्प्रे जिसे कहते हैं, हंसावर, या फिर छोटी जलरंग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत में आती है। तो इसमें जो छोटी जलरंग है वो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से भारत में आती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज़ लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीकी चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने की उत्तम विधि है? ठीक है, तो इसमें जो आपको बताना है कि कौन सी विधि उत्तम है, डिब्बा बंद, निर्जलीकरण, लवणन और निर्वात पैकिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात पैकिंग जो है वो सबसे उत्तम विधि है किसी भी इटालियन चीज़ को सुरक्षित तरीके से भारत में लाने के लिए। तो यहाँ पे निर्वात पैकिंग, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसा शिक्षण करेगी? आवाज़ से, संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, या ठोस अनुभवों का उपयोग करना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसे शिक्षण की विधियां हैं जिसे वो ईवीएस में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए करेगी ऑनलाइन कक्षाओं में। ठीक है, तो इसमें जो आपका आवाज़ से संदेश देना ये पूछा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके
और ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद बात कर रहा है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, बिल्कुल सही है। ठोस अनुभवों का उपयोग करके, तो वो दृष्टिबाधित है और ऑनलाइन कक्षा है तो वो उनके लिए वहाँ पे इसका उपयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए, बी और सी, ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना और अधिक दृश्यों का उपयोग करके। तो इसमें आपको श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो शैक्षिक आवश्यकता के प्रबंध के लिए आपको बताना है कि शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण कौन कौन से उसमें करना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर श्रवण बाधित बच्चों की बात हो रहा है, इसके पहले के क्वेश्चन में दृष्टिबाधित थे, तो यहाँ पे ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ये भी करेक्ट है। और उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अधिक दृश्यों का उपयोग करना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे रचनात्मक आकलन उपकरणों का। और सेकंड ऑप्शन है योगात्मक आकलन उपकरणों का। और थर्ड है स्व आकलन उपकरणों का। और फोर्थ ऑप्शन है रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो सेवा पूर्व शिक्षक जो हैं वो अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन कौन सी अभिरुचि को जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो स्व आकलन उपकरण जो है वो अभिरुचि को जानने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा है? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, वीडियो क्लिप देखना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रियाकलाप जो है वो सही है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है सबसे सटीक सही आंसर है, क्योंकि बीज को गमले में लगाना और उससे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, क्योंकि इस क्रियाकलाप के द्वारा बीज का अंकुरण जो है वो छात्र अच्छे से समझ सकेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपनी कक्षा थर्ड के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें से वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। और इसका थर्ड ऑप्शन है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आप जो ये क्रियाकलाप दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें अगर बात करें तो पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विकास करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो इसमें आपको बताना है कि कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। तो इस पे विचार करने के लिए कौन सी कोशिश कर रहा है या कर रही है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य और विभिन्न संस्कृतियों में एकता। उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है और उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों में एकता, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति है। और इसके ऑप्शन है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना और छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। सबसे उत्तम विधि आपको बतानी है। इसमें चारों विकल्प जो होंगे वो आपके करेक्ट होंगे, लेकिन उन सभी चारों विकल्प में सबसे उत्तम विधि कौन सी है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो अगर ईवीएस या साइंस में कोई भी बात हो रही है तो वहाँ पे अवलोकन करना या क्रियाकलाप करके देखना, ये सभी अगर कोई पॉजिटिव आपको ऑप्शन में वर्ड मिल जा रहा है तो वो आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ सेकेंड फुलवारी पाठ पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए निम्न में से किन संसाधनों का उपयोग कर सकती है? भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल और कार्यपत्रक। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन कौन सा होगा। तो भारत का मानचित्र, जिसमें वह फुलवारी पढ़ा रही है, जिसे भारत के मानचित्र के द्वारा वो बता सकती है कहाँ पे कौन से फूल पाए जाएंगे, किस हिसाब से वहाँ पे। और सेकंड ऑप्शन होगा मधुबनी चित्रकला, ये भी करेक्ट है। और विभिन्न स्थानीय फूल, ये सहायक सामग्री के रूप में। और कार्यपत्रक जो होगा इसका भी उपयोग वो कर सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुतिकरण या नारे लिखना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रभावकारी विधि है। और 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, जिससे छात्रों में संवेदनशील की भावना बढ़ेगी और वो उस अनधिकार के प्रति जो होंगे वो संवेदनशील होंगे। तो समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावकारी तरीका है? सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र या रेडियो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे को संवेदनशील करने का प्रभावकारी तरीका कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको नुक्कड़ नाटक जो होंगे वो प्रभावकारी तरीके हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नुक्कड़ नाटक जो है वो व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति संवेदनशील करने का प्रभावी तरीका होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए? पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम और पर्यावरण डैश अधिगम। इसमें से आपको तीनों में आपको करेक्ट आंसर भरना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, तो पहला जो ऑप्शन है के साथ, के लिए, से। और सेकंड ऑप्शन है के बारे में, के माध्यम से, के लिए। तो पर्यावरण के साथ अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम और पर्यावरण से अधिगम। और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण के बारे में अधिगम और के माध्यम से अधिगम और के लिए अधिगम। ठीक है, और मध्य के पर्यावरण के मध्य अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण के साथ अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम और पर्यावरण मध्य से अधिगम और पर्यावरण से अधिगम। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें सबसे आधारित जो होगा वो सफल करने के लिए पाठ्यचर्या पर आधारित होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा वो विकल्प सही होगा। सेकंड ऑप्शन पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालयों के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। ठीक है, छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं और उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल और छात्रों में जिज्ञासुकता
और प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना और फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो यहाँ पे जो ईवीएस की बात किया जाए तो ईवीएस के हिसाब से आप जो देखेंगे तो प्रयोग के आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल और छात्रों में जिज्ञासुकता की विकास करना चाहती है जो अध्यापिका है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। और बाकी प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना और फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये विकल्प दोनों करेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ए और बी सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को संप्रेषित करना चाहती है। वायु और ध्वनि प्रदूषण से अनवीनीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना और प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छात्र जो है क्या संप्रेषित करना चाहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु और ध्वनि प्रदूषण, ये भी बिल्कुल सही होगा। अनवीनीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। यहाँ पे चारों विकल्प जो होंगे वो आपके सही होंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में जो दिया गया है ए बी सी और डी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके उनकी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना या साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, उस चर्चा का उद्देश्य क्या है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आप इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले छात्रों की रचनात्मकता में या सृजनात्मकता में वृद्धि करना बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन होगा। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके उनकी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी करेक्ट है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना और यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होंगी। तो यहाँ पे चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो यह अगला प्रश्न जो होगा वो हमारा लास्ट ईवीएस का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। तो इसमें बात करते हैं कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दृष्टांत अभिलेख जो है वो गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे ईवीएस के 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।